Hey everybody, welcome to Synopsis IS. Myself Imani and today we will learn about structural geology. स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यहाँ पर सिलेबस दिखाना चाहती हूँ स्ट्रक्चर जियोलॉजी का। तो यूनिट 3 आप देख सकते हो यहाँ पर पेपर 1 में। तो इजीली हम लोग यहाँ पर फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे यूनिट चैप्टर से, दैट इज द प्रिंसिपल्स ऑफ जियोलॉजिक मैपिंग एंड मैप रीडिंग। ओके, सो बिफोर गोइंग टू आवर टुडेज लेक्चर मैं आपको यहाँ पर अपना साइनॉप्सिस आईएएस का वेबसाइट का पोर्टल दिखाना चाहती हूँ। आप ऑप्शनल सब्जेक्ट से मैं यहाँ पर जा सकते हो अगर आपने जियोलॉजी यहाँ पर चूज किया है, ठीक है, अपना ऐसे ऑप्शनल सब्जेक्ट में। यहाँ पर जाके आपको यहाँ पर्सनली यहाँ पर डिटेल्स आपको मिलेगी। अगर आप वहाँ पर क्लिक में मोर डिटेल्स करोगे, देखो यहाँ पर पेड कोर्सेज और बेसिक कोर्सेज दोनों के बारे में दिखाया गया। एक्चुअली जो हम लोग अभी कर रहे हो दैट इज लेवल 1, बट अगर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है तो उसके बाद आप एक्सेस कर पाओगे लेवल 3 और लेवल 4 वाले एडवांस लेक्चर्स को। उसके अलावा हम लोग यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी डिस्कस करने वाले हैं। ओके, देखो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं एक और चीज आपको दिखाना चाहती हूँ कि प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजिकल मैपिंग और मैप रीडिंग के ये जो क्वेश्चंस है वो बेसिकली यहाँ पर पूछे गए हैं। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड जैसे कि आप देख सकते हो कि जैसा ही इसका टॉपिक है उसी में ये स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके 2006 में देखो सेम क्वेश्चन आपका पूछा गया है। सेम विद इन केस ऑफ ये 2007 में भी इस तरीके से क्वेश्चन एंड फर्दर आप देखोगे सिर्फ उसमें चेंजेस होंगे आपके वर्ड्स के या फिर इसको घुमा फिरा के पूछा। बेसिकली आपका टू द टॉपिक ही ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजिकल मैपिंग एंड मैप रीडिंग के बारे में। इट्स अ बेसिक एंड सिंपल टॉपिक जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं स्ट्रक्चर जियोलॉजी में। सो जियोलॉजिकल मैपिंग का मतलब क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी कि जियोलॉजिकल मैप क्या होता है जिसमें हम लोग मैपिंग करते हैं। सो मैप जो होता है इट इज एक्चुअली अ स्पेशल पर्पस मैप, ठीक है, जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपके जियोलॉजिकल फीचर्स दिखाए जाते हैं। अब ये जियोलॉजिकल फीचर्स होते क्या हैं? तो आप देख सकते हो कि जियोलॉजिकल फीचर्स जो होते हैं आपके छोटे छोटे जैसे फोल्ड्स हो गया, आपका फॉल्ट हो गया, ठीक है, तो ये सारे आपके माइक्रो से लेके मैक्रो स्ट्रक्चर्स तक आपको पूरे टेक्टोनिक एक्टिविटीज जितनी भी हमारे पूरे अर्थ में हो रही है, इन केस ऑफ अगर हम हिमालय ओरिजिन की बात करें तो हिमालयस में भी इस टाइप की एक्टिविटीज देखने को मिलेगी। और ये आपके जनरली स्ट्रक्चर्स है जो फॉर्म होते हैं आपके रॉक स्ट्राटा की वजह से, ठीक है। अब रॉक स्ट्राटा में ये स्ट्रक्चर्स होते किस लिए? तो बेसिकली ये इस तरीके से पैदा होते हैं, कहीं ना कहीं से आपका कंप्रेशन और कहीं ना कहीं से टेंशनल फोर्स, ठीक है, इस तरीके के फोर्सेस काम आते हैं जो आपको पूरे के पूरे रॉक स्ट्राटा को फोल्ड कर देते हैं और किसी स्ट्रक्चर में बना देते हैं। या तो क्या होते हैं कि हमारी जो प्लेट्स है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, ठीक है, उसकी जो प्लेट है इंडियन प्लेट, तो उसमें ब्रेक आता है, ठीक है। अब वो जो हिमालय ओरिजिन बनी कैसी थी? अगर आपने मेरी सेडिमेंट्री की लेक्चर देखा होगा, ठीक है, तो एक्चुअली इट इज फॉर द रजिस्टर यूजर राइट नाउ। तो उसमें आपने ये देखा होगा कि दो प्लेट्स है, जैसे इंडियन प्लेट हो गई और यूरेशियन प्लेट हो गई। तो इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट में जब कॉन्टिनेंट का कोलाइजन हुआ होगा तो बेसिकली उससे क्या हुआ कि हिमालयन ओरिजिन ही फॉर्म हो गई। तो कोलाइजन जो होगा उसकी वजह से भी आपके डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स पैदा हो सकते हैं, ठीक है, जो हम लोग यहाँ पर स्ट्रक्चर जियोलॉजी में पढ़ते हैं। ओके, देखो यहाँ पर स्ट्रक्चर जियोलॉजी का मैं बेसिक रीजन आपको बता दूं कि हम लोग इस तरीके की फॉल्ट्स और फोल्ड्स और लिनिएशन फॉलिएशन इधर इस तरीके से स्ट्रक्चर्स क्यों पढ़ते हैं। तो सबसे पहले ये जान लो कि स्ट्रक्चर जियोलॉजी होता क्या है। तो ये एक बेसिक डिसिप्लिन है साइंस की जो हमारे रॉक डिफॉर्मेशन के साथ एसोसिएट है। अभी मैंने रॉक स्ट्राटा बोला या फिर बेड बोला, तो दोनों चीजें एक ही होती है, उसमें डिफॉर्मेशन आ जाता है, ठीक है, कोई ना कोई टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि लार्ज एंड स्मॉल स्केल में आपके फीचर्स बन जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे क्या होते हैं, इसकी जो रेंज होती है हम इसको ये नहीं बोल सकते कि बहुत बड़ी रेंज में भी होते हैं और छोटी रेंज में होते हैं, ये वेरी करते हैं क्योंकि जिस टाइप का आपका डिफॉर्मेशन हुआ है। तो सब माइक्रोस्कोपिक से लेके आपके जैसे क्रिस्टल्स में होते हैं, जो क्रिस्टल्स होते हैं आपके रॉक्स के अंदर प्रेजेंट हो गए, टू द फॉल्ट स्ट्रक्चर्स विच इज एक्चुअली जो आपका फॉल्ट ब्रेक आ जाता है दो बेड्स के बीच में, जिस तरीके से इसमें आ गया, टू द फोल्ड सिस्टम जो आपका ये है फोल्डिंग आ जाती है अगर दो टाइप अगर रॉक्स में बोथ साइड से आपका कंप्रेशन लग रहा है, ठीक है। तो इस टाइप के आपके स्ट्रक्चर जो लीनिएशन स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से है। तो ये डिवीजन है एक्चुअली स्ट्रक्चर्स। तो बेसिकली हम लोग स्ट्रक्चर जियोलॉजी उसी को कहते हैं। तो वन बाय वन हम लोग टॉपिक वाइज जाएंगे इसमें, ठीक है। तो L1 का ये आपका लेक्चर है जो बेसिकली मैं अभी कंडक्ट कर रही हूँ और ये यूट्यूब में इजिली एक्सेस है, ठीक है। L3 और L4 लेक्चर्स जो आपके होंगे बेसिकली, तो उसको एक्सेस करने के लिए आपको हमारे वेबसाइट में रजिस्टर करना पड़ेगा। ओके, नाउ कमिंग बैक टू द लेक्चर, यहाँ पर जियोलॉजिकल मैप की बात हो गई। जियोलॉजिकल फीचर्स वही होते हैं जो आपके जियोलॉजिकल मैप्स में दिखाए जाते हैं। ऑलराइट,
जैसे कि आपका रॉक खुद का स्ट्राटा जैसे रॉक्स का हो गया, ठीक है, तो वो भी दिखाया जाता है। अब रॉक्स एक टाइप की तो होती नहीं है, टाइम टू टाइम या फिर फॉर्मेशन टू फॉर्मेशन वो चेंज हो जाती है। जैसे सपोज एक जगह सैंडस्टोन होगा तो एक जगह लाइमस्टोन होगा, ठीक है, एक जगह शेली लाइमस्टोन होगा, इस तरीके से वो अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है। प्लस बेडिंग प्लेन्स उसमें दिखाया जाता है। और सपोज फॉल्ट्स ऑन फोल्ड्स के बारे में मैंने आपको बताया कि कहाँ कहाँ ये प्रेजेंट रहेगा, वहां वहां ये शो होता है। प्लस स्ट्राइक एंड डिप क्या होता है उसके बारे में अभी हम लोग कमिंग इसकी स्लाइड्स में पढ़ेंगे, ठीक है। एंड उसका डायरेक्शन क्या होता है, उसकी ट्रेंड क्या होती है, उसकी प्लंज क्या होती है, ये मेन इंपॉर्टेंट है जियोलॉजिकल मैपिंग में, ठीक है। इधर आप एग्जाम्पल ले सकते हो। एक्चुअली ये जियोलॉजिकल मैप का एक एग्जाम्पल है ऑफ द तुशाम हिल विच इज इन हरियाणा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कलरफुल चीजें दिख रही होगी। एक्चुअली ये कलरफुल इसलिए है बिकॉज इसकी लिथोलॉजी डिफरेंट है, ठीक है। लिथोलॉजी का मतलब समझ रहे हो आप क्या होता है? लिथोलॉजी का मतलब होता है कि रॉक फॉर्मेशन, ठीक है। हर एक फॉर्मेशन अलग है, ठीक है, हर एक एरिया का रॉक अलग है। तो जैसे सपोज करो एलुवियम है, वो किस तरीके से आपको वी शेप में इस तरीके से एलुवियम दिखाया गया है, ठीक है। मस्कोवाइट ग्रेनाइट जो रॉक है आपका, या फिर फेल्साइट रॉक है, क्वार्ट्ज, पोरफायर, ये डिफरेंट टाइप के रॉक्स है एक्चुअली में जो हर टाइप के कैटेगराइज्ड है, ठीक है। प्लस आपको ये जो डायरेक्शंस दिख रहे होंगे, ओके, तो ये डायरेक्शंस एक्चुअली इंडिकेट कर रहे हैं डिप डायरेक्शंस, ठीक है। तो आपका इस टाइप का डायरेक्शंस जो बने रहते हैं, या फिर इस टाइप का डायरेक्शन बना रहता है, या फिर इस टाइप का डायरेक्शन बना रहता है, ये आपको जियोलॉजिकल मैप में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो वन बाय वन वी विल स्टडी अबाउट एक्चुअली इसका मतलब क्या है जियोलॉजिकल मैपिंग में, ओके। बात कर ली हम लोगों ने यहाँ पर जियोलॉजिकल मैपिंग और जियोलॉजिकल फीचर्स के बारे में, तो आपको पता चल गया होगा कि मैपिंग किस तरीके से करा जाता है। तो ये प्रोसेस होता है ना जो इस सारी चीजों को कंपाइल करता है, ओके। सो बेसिक ऑब्जेक्टिव के बारे में पता हम लोग कर लेते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जियोलॉजिकल मैपिंग का ऑब्जेक्टिव्स क्या है। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि हम लोग उस एरिया का पर्टिकुलर जहां पर मैप करते हैं वहां की जियोलॉजिकल कॉम्पोजिशन को जानना बहुत जरूरी होता है, और वहां एरिया में किस टाइप के स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है वो चीजें जानना जरूरी है। तभी तो हम लोग प्लॉट कर पाएंगे ना कि उस एरिया में क्या कॉम्पोजिशन है रॉक्स का, और कहाँ वो इंक्लाइंड कर रहे हैं, किस डायरेक्शन में इंक्लाइंड कर रहे हैं, प्लस उस वहां पर किस टाइप के माइक्रो या मैक्रो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट ये बोलता है कि जहां वहां पर अगर कुछ मिनरल्स प्रेजेंट है तो उसका जियोलॉजिकल मैपिंग होगा, ठीक है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जिसको हम लोग जीएसआई बोलते हैं, तो वो आप इजीली गूगल में सर्च कर सकते हो। जीएसआई जो है पर्टिकुलर ऑल ओवर इंडिया में अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग जियोलॉजिकल मैपिंग करता है। तो विद रिस्पेक्ट टू अगर आपने मिनरल अकरेंस देखा होगा तो मिनरल मैपिंग अलग होगी, और जो पर्टिकुलर एरिया में जहां पर मैपिंग की होगी उन्होंने, तो वो उधर डिमार्केट करेंगे डिफरेंट कलर से कि इधर इस तरीके का मिनरल मिलता है, उधर उस तरीके का मिनरल। सपोज यहाँ पर आयरन ओर्स प्रेजेंट है, यहाँ पर कॉपर है, या फिर कॉपर आयरन है, इस तरीके से वो अलग अलग कलर्स में डिवाइडेड होता है, ठीक है। इंडस्ट्रियल नॉन इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल और ग्राउंड वाटर रिसोर्स भी इस तरीके से क्लासिफाइड होते हैं, ऑलराइट। उसके अलावा क्या करता है, जिस टाइप के आपका जियोलॉजिकल हैजार्ड्स होंगे या फिर कोई इस तरीके से जैसे जिसमें अर्थक्वेक्स आ जाता है, लैंडस्लाइड्स है आपके में, या फिर अलग टाइप के सॉलिफ्लक्शन हो रहा है, तो ये जियोलॉजिकल हैजार्ड्स है, तो उसको भी वो कैटेगराइज करता है और वो उसको कलर डिमार्केट करता है। तभी हम लोग कलरफुली इसको देख सकते हैं कि हाँ ये डिफरेंट है इस तरीके से, ऑलराइट। सो जियोलॉजिकल मैपिंग का मेन एम तो मैंने बताया कि उसको आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं, कलर्स और सिंबल्स की उस पर से। विदाउट कलर्स और सिंबल्स हम कैसे कोई चीज बना सकते हैं, तो ठीक है, जियोलॉजिकल मैपिंग भी हम ही लोगों से जियोलॉजिस्ट से ही बनी जाती है। नाउ डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स का, मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके से क्लासिफाइड है पूरा एरिया, ठीक है। बाउंड्रीज कैसे है कैसे एक दूसरे की जो डिफरेंट बाउंड्रीज है एक दूसरे से वो भी शार्पली डिमार्केट होती है, ठीक है, वो भी उस जियोलॉजिकल मैपिंग में इजिली हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब फंक्शंस की बात करें तो फंक्शंस क्या होते हैं, यहाँ पर फंक्शन जो होता है बेसिकली वो एक्सप्लोरेशन का ही होता है। एक्सप्लोरेशन करोगे तभी आप जियोलॉजिकल मैपिंग कर पाओगे उस पर्टिकुलर एरिया में। तो वहां पर एक्सप्लोर करने के बाद आपको किस टाइप की चीजें मिलती है, वहां पर रॉ मटेरियल्स मिलता है, वहां का ग्राउंड वाटर लेवल मिलता है, वहां पर आपको सरफेस वाटर का आइडेंटिफाई करने को मिल जाता है अगर आप वन बाय वन जियोलॉजिकल मैपिंग पूरे एरिया का करते जाओगे। जियोथर्मल एनर्जी होती है, ठीक है, ऐसे बहुत सारी चीजें होती है जिसको आप मैप कर सकते हो, ठीक। और पर्टिकुलर रॉक जो होता है किसी एरिया का, ठीक है, तो उसको हम लोग मेन तो आपका लिथोलॉजी है ना, तो डिप डायरेक्शन आप कहाँ देखोगे कि वो रॉक कहाँ पर डिप कर रहा है, ठीक है, तो वो विद रिस्पेक्ट टू आपके रॉक स्ट्राटा से ही पता चलेगा ना। तो लिथोलॉजी और उसका स्ट्रक्चर जो होता है वो एकदम बहुत ज्यादा कमांड डालता है हमारे जियोलॉजिकल मैपिंग में, ठीक है।
उसके अलावा आप देखो यहाँ पर जो जियोलॉजिकल इस तरीके से अगर हम लोग मैपिंग करते जाएंगे एक पर्टिकुलर एरिया की, तो हमें ये पता चल जाएगा कि वो रॉक किस एज का है, ठीक है। तो इन बिटवीन दैट वी कैन रिकंस्ट्रक्ट अगेन द जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया ऑल्सो। ऑलराइट, उसके अलावा आप देखो यहाँ पर कि कॉम्पोजिशन और सॉइल का क्या है, उस तरीके से हमको वो भी पता चल जाएगा। अगर रॉक है तो बेसिकली वहां का कॉम्पोजिशन क्या है वो भी पता चलेगा। वहां पर जियोलॉजिकल हैजार्ड्स किस तरीके से हुए होंगे वो भी पता चलेगा हम लोगों को, कि कहीं ना कहीं यहाँ पर लैंडस्लाइड हुई है, यहाँ पर अर्थक्वेक हुआ है, वो सब हमें कैसे पता चलेगा, वो सब हमें प्रीवियस ईयर डेटा से ही पता चलेगा। पैलियोसिस्मिसिटी से पता चलेगा कि सिस्मिक इवेंट्स यहाँ पर हुए होंगे, ठीक है। पैलियो हजार्ड से हुआ होगा कि प्रीवियस जो जियोलॉजिकल टाइम पे कितने हमारे उधर हजार्ड या मीटियोराइटिक इवेंट हुआ है उधर, फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग दैट, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों को वो पूरे एरिया की थीसिस मतलब पूरे एरिया को स्टडी करना पड़ता है, देन वी विल टेक आउट द जियोलॉजिकल मैपिंग ऑफ दैट एरिया। ओके, तो सेम विथ केस ऑफ यूर लोकेटिंग द साइट्स विथ द वेस्ट डिपोजल्स, इंजीनियरिंग जियोलॉजी का भी काफी हेल्पफुल होते हैं ये, क्योंकि हमें कोई भी पर्टिकुलर रॉक होता है, ठीक है, उसकी हार्डनेस उसके बारे में कैसे पता चलता है, इंजीनियरिंग जियोलॉजी के थ्रू ही हमें पता चलता है। तो इट्स अ बेसिक हेल्प फॉर अस की टू आइडेंटिफाई एंड टू क्रिएट द जियोलॉजिकल मैपिंग ऑफ पर्टिकुलर एरिया। ओके, अब बात करते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ जियोलॉजिकल मैपिंग में। तो सबसे पहला टाइप देखते हैं कि जो जियोलॉजिकल मैपिंग है एक्चुअली इट हैज बीन क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द स्केल। स्केल जो होता है विदाउट स्केल नथिंग इज इम्पॉसिबल, ठीक है। एंड जो ये जियोलॉजिकल मैपिंग होता है, ठीक है, वो सारी चीजें जो होती है आपके स्केल के ऊपर डिपेंड रहती है। ऑलराइट, तो स्केलिंग जो है एक्चुअली में इस रेशियो में ली गई है, जो अगर इसी रेशियो में आपके डिफरेंट टाइप के जियोलॉजिकल मैपिंग क्रिएट होते हैं और बनाए जाते हैं, तो ये रेशियो जो है बेसिकली दैट इज आरएफ, ठीक है। हर टोपो शीट में आपको नीचे आरएफ दिया रहेगा कि 1:2 समथिंग का ये है, तो इसका मतलब कि वो स्केलिंग होती है, ठीक है। स्केलिंग के बारे में मैं आपको फर्दर डिटेल्स में बताऊंगी, तो डोंट वरी। सो यहाँ पर हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि किस तरीके से क्लासिफाई है। तो आप बेसिकली अभी ये समझो कि 1:2 ये अगर आपका कुछ भी समथिंग वैल्यूज लिखी हुई है, ठीक है, 10 लाख है समथिंग है, अगर उसके स्मॉलर है, तो वो अगर स्केल होगा आपका उस टाइप के मैप्स किस तरीके से होंगे, बेसिकली उसका एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी। सो 1:1 करोड़ और स्मॉलर का जो मैप होता है, तो वो बेसिकली आपका पूरा एंटायर कॉन्टिनेंट को ले लेता है, उसकी मैपिंग होती है, ठीक है, एक सिंगल शीट में। नाउ इन बिटवीन योर 1:2 योर दिस थिंग कि 1:5 10 lakhs के बीच में और 50 lakhs के बीच में होता है, दैट इज योर साइनॉप्टिक मैप्स होते हैं, जो पूरी कंट्रीज को और कॉन्टिनेंट्स को ले लेते हैं। ऑलराइट, आपके जो 1:5 लाख के मैप्स होते हैं बेसिकली वो प्रोविनेंस और स्टेट्स को भी लेते हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट कंट्रीज का भी पूरा मैपिंग करते हैं। नाउ 1:2 जो आपके 2 लाख से लेके 25 लाख के बीच में होते हैं, रीजनल मैप्स होते हैं, पर्टिकुलर रीजन्स के होते हैं। 50,000 से लेके जो आपके 25,000 के इन बिटवीन होते हैं, दैट इज एक्चुअली द जियोलॉजिकल मैप्स ऑफ वेल इन्वेस्टिगेटेड कंट्रीज, जो पर्टिकुलर कंट्रीज का निकाला जाता है एरिया रीजन्स, ठीक है, उसके ऊपर बेसिस में होते हैं। नाउ सबसे जो लाइक छोटे वाले होते हैं दैट इज 1:10,000 और उससे लार्जर होते हैं, दैट इज एक्चुअली कंसिडर स्टैंडर्ड स्केल, ठीक है, कोई भी पर्टिकुलर जियोलॉजिकल सर्वे में, ठीक है, जिसकी हम लोग डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जैसे अगर कोई भी प्रेजेंट मिनरल नीचे, ठीक है, उसकी डिटेल इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, तो आप यहाँ पर देख सकते हो एक चीज कि जितना बड़ा जैसे जैसे आपका स्केलिंग बढ़ती जाएगी वैसे वैसे क्या होगा कि आपका पूरा ग्लोब आता जाएगा, और जैसे हम लोग क्या करेंगे कि जूम आउट होते जाएंगे पूरे पर्टिकुलर ग्लोब से, ठीक है। अब जैसे जैसे वो स्केल नीचे होता जाएगा तो हम लोग उसमें जूम इन होते जाएंगे, ठीक है। तो मतलब कुछ छोटा एरिया को भी हम लोग वाइडर रीजन में और वाइडर एरिया में हम लोग उसको इजीली पढ़ सकते हैं, ठीक है। हम लोग इतने जो 1 करोड़ के जितने भी स्केलिंग है उसमें हम लोग पूरे कंट्री को एक तरीके से अच्छे से नहीं पढ़ सकते, विद कंपैरिजन जो आपके स्मॉलर स्केल होते हैं उसमें पढ़ सकते हैं। ऑलराइट, तो दूसरे जो स्केल्स होते हैं उसके बेसिस में आपको क्या डिवाइडेड होता है कि जियोलॉजिकल मैप्स जो होते हैं दैट इज फॉर द सरफेस जियोलॉजिकल मैपिंग्स। देख लो आप, तो सरफेस का मतलब ही यही होता है कि जो जियोलॉजिकल इंफॉर्मेशन होती है बिलो द अर्थ सरफेस के प्रेजेंट होगी, उसकी स्केलिंग यहाँ पर दी हुई है कि it will taken in the range of your RF that is 1:50,000 और ग्रेटर, ठीक है। आउटक्रॉप मैप्स जो होते हैं उसमें क्या होता है कि आपकी रॉक प्रॉपर्टीज, जो रॉक्स किस टाइप के और स्ट्रक्चर क्या है उसका, वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। बेसिकली इसको लार्ज स्केल में ही लिया जाता है। ओवरव्यू जो जियोलॉजिकल मैपिंग्स होते हैं उसमें क्या दिखाया जाता है बेसिकली कि ये हमें बताता है कि जिस पर्टिकुलर कोई एरिया है उसका लोकेशन या फिर कोई भी वहां पर कोई फॉर्मेशन हुआ हो किसी एज का, ठीक है, जैसे विंध्यन सुपर ग्रुप हो गया, उसका कोई भी रीवा सेमरी जो ग्रुप हो गया या फिर रीवा हो गया, बांदर हो गया,
गए, ये सारे ग्रुप के बारे में हमें बताएगा, ठीक है। नाउ इसका जो स्केलिंग है दैट इज एक्चुअली यू कैन ऑल्सो सी यार कि 1:1 लाख और स्मॉलर में होता है। स्ट्रक्चर का मतलब पता चल गया आपको कि स्ट्रक्चरल मैपिंग क्या होती है, लेयर्स जो पड़ी जाती है रॉक्स की उसके बारे में होता है। तो इसका मीडियम टू लार्ज स्केलिंग के बेसिस पे होता है। स्केमेटिक जो होती है जियोलॉजिकल मैपिंग, तो उसमें क्या होता है कि जियोलॉजिकल डेटा टोपोग्राफी में लिया जाता है, वहां पर हिल्स प्रेजेंट है, वहां पर क्या माउंटेनियस रीजन्स है, क्या है, ऑलराइट, ठीक है। तो उसको लेके ही हम लोग को जियोलॉजिकल मैपिंग की जाती है। और थेमेटिक जियोलॉजिकल मैपिंग क्या होती है, जिसमें हम लोग नेचुरल रिसोर्स को लेते हैं, ठीक है। और टोपोग्राफिकल मैपिंग सेम इज दैट ऑफ स्केमेटिक मैपिंग होती है, जहां पर हाइट्स ली जाती है, जैसे माउंटेन है, हिल्स छोटे हो गए तो इसकी हाइट क्या है, इसके कंटूर्स लिए जाते हैं, ठीक है। तो कंटूर्स बेसिकली क्या बताते हैं हम लोगों को कि लाइंस ऑफ दीज आर एक्चुअली द इमेजिनरी लाइंस ऑफ इक्वल एलिवेशंस, ठीक है। जैसे जैसे नीचे जाते जाओगे कंटूर्स आपके कम होते जाएंगे, बट जैसे जैसे ऊपर जाते जाओगे तो कंटूर्स आपके बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो ये बताता है। तो माउंटेन्स अगर इन केस ऑफ योर हिल्स काफी बड़े हैं तो उसके कंटूर्स थोड़े ज्यादा होंगे इन कंपेरिजन टू योर हिल्स। और वेरी करते हैं ये लोग स्ट्रक्चर में भी, रेस्ट यू विल स्टडी इन द फर्दर स्लाइड्स, ओके। आइसोपैच जो मैप होते हैं दैट विल एक्चुअली, आइसोपैच जो होता है दीज आर द लाइंस दैट कनेक्ट द फॉर्मेशन ऑफ द लेयर विद रिस्पेक्ट टू द सेम थिकनेस। जैसे कंटूर्स होती है सेम एलिवेशन को ज्वाइन करती है, तो आइसोपैच मैप्स में क्या होता है कि कोई भी अगर आपको टोपोग्राफी दिख गई, ठीक है, एक पर्टिकुलर एरिया में या फिर स्ट्रक्चर दिख गया, तो वो सेम थिकनेस को ज्वाइन करता है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई स्ट्रक्चर की नीड नहीं होती है, ऑलराइट। तो ये मीडियम टू लार्ज स्केल में आता है। उसके अलावा आप फोटो जियोलॉजिकल मैपिंग जो होती है एरियल फोटोग्राफ्स लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू द सैटेलाइट्स, ठीक है, एयरक्राफ्ट्स के थ्रू लिया जाता है इसमें, ओके। अब बात करते हैं हाइड्रोजियोलॉजिकल मैपिंग में। तो ग्राउंड वाटर लेवल लिया जाता है एक सर्टेन एरिया में, जहां पर उसका परमेबिलिटी देखी जाती है कि वेदर द ग्राउंड वाटर और जो रॉक स्ट्राटा है वो परमेबल है या फिर इम्परवियल है विद रिस्पेक्ट टू योर हाइड्रोजियोलॉजिकल मैपिंग, ठीक है। सो अब हम पढ़ते हैं कि ये तो सारी चीजें हो गई, हम लोग ने देखा कि फंक्शंस क्या है, स्केलिंग भी इंपॉर्टेंट होती है, बट एक्चुअली हाउ टू डू द जियोलॉजिकल मैपिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसके लिए हमें बेसिक इक्विपमेंट्स की नीड होती है। तो सबसे पहले हमको बेस मैप की नीड होती है। बेस मैप एक्चुअली उस रीजन का मैप होता है, टिपिकल मैप, जो हमें ये बताता है कि रूट्स क्या है और किस तरीके से डिवीजन है, ठीक है। तो टिपिकल जो मैप होता है एक पर्टिकुलर एरिया में वो बताता है। कंपास एंड क्लाइनोमीटर का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्लाइनोमीटर क्या होता है वो हम अभी पढ़ने वाले हैं। कंपास तो समझ में भी आ गया। स्टेशनरी और फील्ड नोटबुक, क्योंकि हर चीज नोट करना बहुत जरूरी है फील्ड में। हैमर और चिजल की भी बहुत जरूरत होती है। हैंड लेंस होता है, गॉज होता है, एंड वन ऑफ आवर मोस्ट एंड यू कैन से इंपॉर्टेंट वन दैट इज द जीपीएस। भाई लोकेशन कैसे पता करोगे आप, वो तो इंपॉर्टेंट ही है ना यहाँ पर ही। Here you can see the image of a particular structure. यहाँ पर कोई स्ट्रक्चर आपको आइडेंटिफाई नहीं करना है, जस्ट इज इमेज विद टेकिंग विद जियोलॉजिकल हैमर। हैमर दिखाया गया है कि हैमर किस तरीके से जियोलॉजिस्ट अपने साथ कैरी करते हैं। तो बेसिकली आपने एक चीज नोटिस की है कभी कि जियोलॉजी के अगर जितने भी आपने फीचर्स देखे होंगे उस पर बेसिकली कुछ भी रख के, जैसे कुछ भी इन द सेंस कि आप बोल सकते हो इक्विपमेंट्स लाइक हैमर लिख दिया गया है, कभी कभी स्केल्स रख दिया जाता है, कभी कोई पर्सन स्टैंड होता है वहां पर, ऑल राइट। तो कभी कभी पेन रखी जाती है। तो ये क्यों रखी जाती है, मतलब कोई ऑब्जेक्ट के साथ ही कोई इमेज जियोलॉजी की क्यों ली जाती है। तो दिस इज बिकॉज टू इंडिकेट द स्केल, ओके, ऑफ द स्ट्रक्चर विच इज ऑलरेडी प्रेजेंट ओवर एन एरिया, ऑलराइट। तो इक्विपमेंट्स के साथ अगर जियोलॉजिस्ट रेडी हो जाते हैं तो उसके बाद फील्ड की एक्टिविटी स्टार्ट होती है। तो बेसिकली फील्ड में क्या होता है, पहले तो सबसे जहां पर आप प्रेजेंट हो वहां पर कोई एरिया का ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी होता है। पहले ऑब्जर्व करो कि क्या है टोपोग्राफी, रॉक्स किस तरीके से है वहां पर, ठीक है, कहाँ इंक्लिनेशन उनका है एक्चुअली में, ठीक है, और राइट अ डिस्क्रिप्शन ऑफ दैट इन अ पर्टिकुलर डायरी, ओके। उसके बाद क्या होता है कि पोजिशन देखी जाती है रॉक्स की, स्ट्राइक एंड डिप देखी जाती है। तो स्ट्राइक एंड डिप हम यहाँ पढ़ने वाले हैं वहां पर। उसके अलावा क्या देखा जाता है कि एक्चुअली में किस टाइप के स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, देखने से क्या लग रहा है, वहां पर माइक्रो प्रेजेंट है, मैक्रो प्रेजेंट है, ऑलराइट। तो अदर जियोलॉजिकल इवेंट्स उसके साथ आ जाते हैं, वो भी हमको स्टडी करना पड़ता है। एंड वी विल जनरली टेक आउट द रिकॉर्ड ऑब्जर्वेशन इन द फील्ड नोटबुक, ओके। उसके बाद क्या होता है कि वो जो आउटक्रॉप्स होते हैं, जैसे हम लोग धीरे धीरे चलते जाते हैं और उधर की स्ट्राइक और डिप अगर हम लोग कोई भी रॉक्स की लेते गए और एक एरिया में पहुंच गए, तो वो हमें वहां का लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड भी पता होना बहुत जरूरी है। तो वो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड हमें जीपीएस के थ्रू पता करना होता है, ओके। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि स्ट्राइक और डिप होता क्या है। तो देखो समझो पहले कि स्ट्राइक का मतलब क्या होता है, फिर हम विल टेक द एग्जाम्पल। तो स्ट्राइक जो होता है वो डायरेक्शन होती है एक पर्टिकुलर लाइन की। तो ये पर्टिकुलर लाइन किस तरीके से फॉर्म होती है, बेडिंग प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन के इंटरैक्शन से, ठीक है। अब ये बेडिंग प्लेन क्या हो गया, रॉक है, ठीक है, ये रॉक है, सपोज करो ये आप उसके रॉक का बेड है, ठीक है। तो ये रॉक का जो बेडिंग प्लेन होगा जहां पर वो बेड इंक्लाइंड होगी, और जो हॉरिजॉन्टल हम लोग उसमें
लाइन बना रहे हैं, उन दोनों के बीच का इंटरेक्शन को हम लोग स्ट्राइक बोलते हैं, ठीक है। अब स्ट्राइक के साथ ही डिप बनेगा, तो एंगल क्या होता है, वो बेडिंग प्लेन का एंगल और द हॉरिजॉन्टल जो उसके ऊपर हमें रॉक के ऊपर बनाया गया है उसके बीच का जो एंगल होता है, ठीक है, तो उसको हम लोग डिप बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो डिप होता है दैट कैन बी मेजर्ड ऑन द वर्टिकल प्लेन, ठीक है। एक वर्टिकल प्लेन बना लो, उसमें अगर हम लोग उसको कोई बेडिंग प्लेन है, ठीक है, इस तरीके से वो इंक्लाइंड है, उसके बीच का जो एंगल है वो हम लोग इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक। अब वर्टिकल प्लेन अगर हम लोग लेते हैं, सपोज ये तो इंक्लाइन मैंने लिया, तो वर्टिकल प्लेन में क्या होता है कि उसकी जो डिप होता है दैट इज प्रेजेंट एट द राइट एंगल टू द स्ट्राइक डायरेक्शन। स्ट्राइक ये हुआ और उसके राइट डायरेक्शन में प्रेजेंट है ये, ठीक है, वर्टिकल उसमें प्लेन में। ऑलराइट, तो देखो यहाँ पर आपको इजीली बेडिंग प्लेन, डिप डायरेक्शंस और स्ट्राइक पता चलेगा। ये आपको यहाँ पर डायरेक्शंस है, ठीक है, उसको छोड़ दो। पहले आप ये देखो कि ये बेडिंग प्लेन इंक्लिनेशन है कि वर्टिकल है। ऑब्वियसली ये इंक्लाइंड ही है, तो इंक्लिनेशन के साथ ये स्ट्राइक डायरेक्शंस है, ठीक है। ये स्ट्राइक है आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन और बेडिंग प्लेन का जो इंटरेक्शन है, और प्लस जो आपका डिप डायरेक्शन है उसके बीच का जो एंगल बना हुआ है दैट इज नियर टू योर 55 डिग्री है। तो इसका मतलब कि ये आपका इंक्लिनेशन है, इंक्लाइन बेड है। ऑलराइट, इस तरीके से तो ये आपका ये जो डिप होती है एक्चुअली में वो निकाली जाती है विद रिस्पेक्ट टू योर क्लाइनोमीटर कंपास। सो क्लाइनोमीटर कंपास जो होता है वो इजिकली आपका डिप डायरेक्शन, स्ट्राइक और प्लस जो आपका डिप का एंगल होता है वो निकालने के लिए काम आता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इमेज देख सकते हो कि किस टाइप का क्लाइनोमीटर लगता है यहाँ पर, ठीक है। इसमें डीप में जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ टिपिकली एक एग्जाम्पल यहाँ पर देखो। ऑलराइट, क्लाइनोमीटर को पढ़ने से पहले यहाँ पर आप सिंबल्स देख सकते हो कि स्ट्राइक एंड जो डिप के डायरेक्शंस के किस तरीके से हम लोग एंगल लेते हैं जियोलॉजिकल मैपिंग में मार्क करने के लिए। अगर कोई भी पर्टिकुलर डिप एंड स्ट्राइक है कोई भी बेडिंग का, जैसे 25 हो गया, अगर डिपिंग टुवर्ड्स द 60 डिग्री का है तो वो ओवरटर्न बेड्स हो गए। तो अगर वर्टिकल बेड्स है तो मैंने आपको बताया ना कि 90 डिग्री हो जाता है उसका, ठीक है, क्योंकि वो एकदम परपेंडिकुलर होता है डिप उसके स्ट्राइक के। ओके, सेम विद केस ऑफ द डिफरेंट अदर्स, ठीक है। सेम विद केस ऑफ योर डिप एंड स्ट्राइक ऑफ द क्लीवेज। तो क्लीवेज ये सारे आपके जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स ही है जो हम लोग फर्दर अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये क्लीवेज हो गया, ये फॉलिएशंस हो गए, ये अलग अलग यूनिट्स में हम लोग स्ट्रक्चर जियोलॉजी में पूरा पढ़ने वाले हैं। ओके, ये आपका जियोलॉजिकल मैप का एक पोर्शन लिया हुआ है जिसमें मैं खाली आपको ये स्ट्राइक एंड डिप का बेडिंग का दिखाना चाहती हूँ कि अगर इंक्लाइंड है, अगर आपका रॉक जो है वो ओवरटर्न्ड है या फिर वर्टिकल है तो उसके सिंबल्स यहाँ पर आइडेंटिफाइड है और मार्क्ड है, और इस तरीके से ही इसको किया जाता है। तो ये पूरा रॉक स्ट्राटा है, ये अलग रॉक स्ट्राटा हो गया क्योंकि कलर इंडिकेट कर रहा है ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है। ओके, ये सारे रॉक्स कलर जो है वो अलग अलग है। तो आप ये देख सकते हो कि किस तरीके से ये डिपिंग ली गई है, क्योंकि हर एक रॉक की डिपिंग ली गई है। अगर कोई आपका जो क्लाइनोमीटर कंपास से लिया गया होगा उसका 60 डिग्री इंक्लिनेशन है तो उस तरीके से यहाँ पर सिंबल के थ्रू वहां पर मार्क कर दिया गया कि हाँ यहाँ पर 60 डिग्री इंक्लिनेशन है विद रिस्पेक्ट टू यहाँ पर लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड। तो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड हम लोग कैसे लेते हैं, वो तो हम लोग जीपीएस के थ्रू ही लेते हैं। तो एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर। ओके, दो टाइप के डिप हम लोग मेजर करते हैं, दैट इज द ट्रू डिप और एपरेंट डिप, ठीक है। ट्रू डिप जो होता है आपका वो तभी होता है जब मैक्सिमम इंक्लिनेशन जो बेड का होता है, बेड इन द रॉक बेड जो होता है उसका 90 डिग्री होता है, और अपार्ट फ्रॉम दैट अगर कोई भी होगा दैट विल बी कंसिडर्ड अंडर योर एपरेंट डिप। ओके, अब देखो यहाँ पर आप लोग इजीली देख सकते हो कि क्लाइनोमीटर को पकड़ा कैसे गया है। तो पहले तो आप मेजरिंग डिप एंड डायरेक्शन जैसे हम लोग स्ट्राइक का करते हैं तो हाथ में लेते हैं उसको, ठीक है। अब देखो इंक्लाइंड यहाँ पर रॉक स्ट्राटा दी हुई है, तो इंक्लिनेशन के ऊपर हम लोग इस तरीके से उसको रखते हैं, ठीक है। इसमें आपको ये आपके यूपीएससी में बेसिकली कोई इतना जानने की जरूरत नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको क्लाइनोमीटर कैसे यूज किया जाता है वो मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे हम लोगों ने यहाँ इधर लिखा तो दैट इज एक्चुअली मेजरिंग दैट डिप अमाउंट, ठीक है। सेम विथ केस ऑफ योर डिप डायरेक्शन, अगर आप अमाउंट मेजर कर दोगे उसके बाद डिप डायरेक्शन को मेजर करने के लिए हम लोग उसको अगेन हैंड में लेंगे और देखेंगे कि वो एक्चुअली किस इंक्लिनेशन में जा रहा है डिपेंडिंग अपॉन द जो आपकी उसमें किस इंक्लिनेशन की आपकी स्ट्राइक्स होगी, ठीक है। सेम विथ केस ऑफ योर दिस कि ये जो आपका एंगल्स है यहाँ पर 0 डिग्री और 360 डिग्री लिया, पूरा जो एंगल है दैट इज डिवाइडेड होली 360 डिग्री में हुआ है। तो ये 90, 180, 270 सॉरी, तो उसमें ये डिवीजन है, ठीक है। इन बिटवीन वो आ सकता है, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक नीडल्स आपको अलग अलग जो दो टाइप की मैग्नेटिक नीडल्स है, यहाँ पर भी देखो यहाँ पर भी देखो, वो आपको डायरेक्शंस बताती है। ऑलराइट, तो देखो हाउ टू रीड द जियोलॉजिकल मैप। सबसे पहले जियोलॉजिकल मैप को रीड करने का तरीका होता है, और यू कैन से दैट कि आपने कभी टोपोशीट देखी होगी किसी भी रीजन की, तो टोपोशीट इज लाइक
ये लिखती तो एकदम बहुत ज्यादा लाइक कि पूरा कॉम्प्लिकेटेड है, बट एक मेथड होता है इसको पढ़ने में। सबसे पहले हम लोग टोपोग्राफी की बात करते हैं। तो टोपोग्राफी का मतलब मैंने आपको बताया कि डिफरेंट टाइप के जो जियोलॉजिकल मैप फीचर्स होते हैं, जैसे हिल्स हो गए, वैली फॉर एग्जांपल हो गया, वो स्टडी करने के लिए काम आता है। ओके, उसके अलावा जो टोपोग्राफिक मैप्स होते हैं उसमें बेसिकली कंटूर्स बहुत ज्यादा प्रेजेंट होते हैं। कंटूर्स इसलिए प्रेजेंट होते हैं क्योंकि हम लोग टोपोग्राफी के बारे में पढ़ रहे हैं, हम लोग हिल्स और वैलीज और माउंटेन्स के बारे में पढ़ रहे हैं फॉर एग्जाम्पल। तो कंटूर्स क्या होता है, वो इमेजिनरी लाइंस, मैंने बताया ना आपको कि एलिवेशंस मेजर करने के लिए आता है। तो एलिवेशंस तो इन सब के डिफरेंट होंगे, तो कंटूर से हमें पता चल जाएंगे कि किस टाइप के वहां पर फीचर्स प्रेजेंट है। ठीक है, अब टोपोग्राफिक मैप्स को बनाने के रूल्स क्या होते हैं कि जैसे कि ईच लाइन जो होती है एक दूसरे को कनेक्ट होनी चाहिए। जैसे 100 है मीटर की लाइन है तो एक दूसरे से 100 मीटर में कनेक्ट रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप कंटूर लाइंस देख सकते हो, लाइंस ऑफ इक्वल एलिवेशंस। हालांकि ये इतना ज्यादा क्लियर नहीं है, मैं आपको अलग इमेज एक दिखाऊंगी, बट सिंप्लीफाई करने के लिए जैसे ये लाइन है, ये 100 की हो गई, ये 200 की हो गई, 3 4 5 6 7। ठीक है, तो इस तरीके की जो कंटूर लाइंस है वो इक्वल इक्वल जहां जहां आपकी 100 मीटर की होगी, जैसे 100 मीटर 100 मीटर 100 मीटर। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे कनेक्ट कर रही हूँ। अगेन ये 200 मीटर है, ये 200 मीटर है, ये 200 मीटर है। ठीक है, तो ये मैं इसको इस तरीके से कनेक्ट कर रही हूँ। अगेन 300, अगेन 400। तो इस तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हो कंटूर्स को। ओके, एक चीज और याद रखना कि कंटूर्स एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती है। ठीक है, एक हर एक लेवल का एलिवेशन का एक ही एलिवेशन होता है। उसके अलावा जो आपकी स्केल्स होती है नीचे जो प्रेजेंट रहती है, दैट इज एक्चुअली द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बताती है। ठीक है, नाउ उसके अलावा मैं आपको यहाँ पर इमेज दिखा ये मैंने टोपोशीट ली है यहाँ पर गुजरात की, दैट इज द कच्छ डिस्ट्रिक्ट की। तो मैं इसको जूम इन करती हूँ और आप इजीली यहाँ पर देख सकते हो कि किस तरीके से टोपो ग्राफी और यहाँ पर आपको इमेज दिखेगी। जैसे सपोज करो कि यहाँ पर आपको जो दिख रहा है दैट इज द ओपन जंगल। ठीक है, यहाँ पर ओपन जंगल है, ये इस टाइप का, यहाँ पर ग्रीनरी ज्यादा होगी, फॉरेस्ट्री ज्यादा होगी। सेम विथ इन केस ऑफ योर ये जो आपका वैली निकल रही है, तो ये वैली है आपकी, दैट इज अ गालोब नदी जिसको बोला है। ठीक है, तो इसका एलिवेशंस कम होंगे। ठीक है, तो सेम विथ केस ऑफ योर माउंटेन्स। तो आप इसको देख सकते हो कि कंटूर्स किस तरीके से यहाँ पर बने हुए हैं। ऑलराइट, मैं आपको यहाँ पर बेसिकली अगर आपको स्टडी करना है ना, तो आप एक चीज ट्रिक देख लो कि आप कोई बड़ा एलिवेशन देखो, मतलब बड़ा एलिवेशन इन द सेंस कि जहां पर आपको काफी रॉक्स और मैप्स दिख रहे हो, और या फिर जिस तरीके से आपको बहुत बड़ी टोपोग्राफी लाइक फॉर एग्जांपल आपकी माउंटेन्स दिख रही हो। ऑलराइट, तो ये ब्राउनिश कलर के जो आपके कंटूर्स है ना, वो बेसिकली इस तरीके से दिखते हैं। ठीक है, ये सपोज मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पर, ये आपका 40 डिग्री का 40 डिग्री आई एम सेइंग 40 मीटर का हो गया। ठीक है, इस तरीके से आपको हाईलाइट होगा। सेम विथ द केस ऑफ योर ये कंटूर्स हो गए। ठीक है, ये और छोटे होंगे उससे विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंट। ठीक, ऑलराइट। हर एक टोपोग्राफी का अलग अलग स्ट्रक्चर होता है कंटूर्स का। यहाँ पर आप देख सकते हो कि कॉनिकल हिल्स है तो उसका सिलेंड्रिकल होगा। अगेन विद द प्लेट्यू रीजन्स यू कैन सी इलिप्टिकल टाइप्स के है, वी शेप का आपका इस टाइप का होगा, गॉर्जेस का आपका इस टाइप का होगा। तो आप लोग क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि किस टाइप के आपके टोपोग्राफिक फीचर्स प्रेजेंट है डिपेंडिंग अपॉन द योर एलिवेशंस। ओके, अगर बात करें स्केलिंग की, तो स्केल तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है जियोलॉजिकल मैपिंग में। तो ये जो बेसिकली आपको बताता है कि जियोलॉजिकल फीचर्स जो आपके मैप में है उसका एक्चुअल साइज कितना है। तो अगर हम ये लेंगे कि 1:50,000 का अगर स्केल ले रहे जो टिपिकली आपका लिया जाता है मैप्स में। ठीक है, अगर अभी मैं आपको कच्छ डिस्ट्रिक्ट का मैप दिखाऊंगी उसमें भी आपका 1:50,000 का लिया गया है। तो इस तरीके से आपकी स्केलिंग की जाती है। तो ये क्या बताता है कि 1 सेंटीमीटर जो आपका मैप में लिया गया है दैट रिप्रेजेंट योर 50,000 सेंटीमीटर ऑन द ग्राउंड। ठीक है, जो आपको रीजन जो है आपका एरिया जो है आपका 1 सेंटीमीटर का आपको उसमें टोपोग्राफिक मैप में दिख रहा है, तो एक्चुअल उसका जो लेंथ है वो ग्राउंड में वो इज रिलेटेड टू योर 50,000 ऑन द ग्राउंड, और यू कैन से द 500 मीटर, और यू कैन से दैट की 0.5 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड। ओके, उसके अलावा आप सिंबल्स देख सकते हो जो उधर रिप्रेजेंट होते हैं, क्योंकि पूरे रीजन का अगर यहाँ पर जियोलॉजिकल मैपिंग की जाती है तो सिंबल्स आर वेरी नेसेसरी। जैसे रोड कंस्ट्रक्शन से लेके स्ट्रीम हो गया, डैम्स हो गए आपके, तो ये सारे डिस्क्रिप्टिव वे में आपको इमेजेस के थ्रू वहां पर डिस्प्ले होते हैं मैप में। ओके, सो बेसिकली यू कैन हियर सी द यहाँ पर स्केल आप देख सकते हो कि ये आपका 1:50,000 का स्केल है। और उसके अलावा आप यहाँ पर सिंबल देख सकते हो कि दोनों टाइप में आपको सेटलमेंट्स के प्लस आपके जो जितने भी क्लासिफिकेशन है रोड कंस्ट्रक्शन के, जितने भी अवेलेबिलिटी आपको इस मैप में दिखेगी वो सारे स्केलिंग्स और प्लस सिंबल्स आपका यहाँ पर प्रोवाइड होता है। ओके, सो मूविंग टू द टोपोग्राफिक नंबर हियर। तो टोपोग्राफिक नंबर आपको मैं दिखाऊंगी कि किस तरीके से यहाँ पर लिया जाता है। तो यहाँ पर आप इंडिया का मैप देख रहे होंगे विच इज इट हैज बीन क्लासिफाइड। ओके,
मैं यहाँ पर जूम इन करके दिखाना चाहती हूँ कि क्लासिफिकेशन बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड लिया गया है। तो यहाँ पर जिस तरीके से क्लासिफाइड है, सपोज आई एम टेकिंग हियर की डिवीजन जो है यहाँ पर जो नंबर दिया गया है 45, ठीक है, वो 45 ऑन द बेसिस ऑफ विच यू हैव बीन क्लासिफाइड। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 3 टाइप के इंचेस मैप क्लासिफाई किए गए हैं। ओके, तो जो क्लासिफिकेशन है आपका बेसिकली, तो वो आपका जैसे मिलियन शीट है, क्वार्टर शीट हो गई या क्वार्टर इंच मैप हो गया, क्वार्टर क्वाड्रेंट शीट और इंच मैप हो गया, उसके बेसिस में की गई। तो जैसे सबसे पहले आपने 45 देखा, तो दैट इज टेकन एक्चुअली ऑन द स्केल ऑफ 1:10 1:10 लाख में लिया गया है, जिसमें ये जो मिलियन शीट है जैसे 4 डिग्री इंटू 4 डिग्री में क्लासिफाइड है शीट्स में, ठीक है। तो इंडिया और उसके जो एडजॉइनिंग कंट्रीज है उसमें डिवीजन इस तरीके से ही होता है। तो हर एक शीट का जो एक्सटेंशन है दैट इज 4 डिग्री ऑफ लैटिट्यूड एंड यू कैन से 4 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड के लिया हुआ है। दैट्स व्हाई इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू दिस वन। ओके, सो उसके बाद देखो कि जो नंबरिंग की गई है, जैसे आपकी 40, 41, 46, 45, 45 इस तरीके से ली गई है, उसकी जो स्केलिंग है 1:10 लाख ली गई है। ओके, नाउ ये 45 जो है उसका भी क्लासिफिकेशन इधर हुआ है, और वो क्लासिफिकेशन आपका हुआ है 1:2,50,000 स्केलिंग में हुई है, और उसका हर एक जैसे 4 डिग्री इंटू 4 डिग्री लिया है। सपोज मैं 45 का ये स्क्वायर का लेती हूँ, उसका क्लासिफिकेशन मुझे करना है, तो वो क्लासिफिकेशन आपकी इस नेमिंग अल्फाबेटिकल्स में होते हैं, ठीक है। तो ये जो नंबरिंग होती है जैसे A to P है, दैट विल बी रिटन लाइक, अगर 45 लिया है तो 45A हो गया, 45B हो गया, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन द रीजन जहां पर वो लाई कर रहा है, जैसे 45A है तो वो इस तरीके यहाँ पर लाई कर रहा है, तो ये रीजन सपोज आपका कच्छ रीजन है तो वो इस यहाँ पर आएगा, तो उसको हम लोग डिमार्केट कर सकते हैं 45A। ओके, फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग दैट। तो ऐसे ही आपका क्लासिफिकेशन होता है। नाउ अगेन उसको भी क्लासिफाई, सपोज करो अगर हमने 45D लिया, 45D का क्लासिफिकेशन अगेन यू कैन सी हियर कि किस तरीके से होता है। नाउ दैट एक्चुअली ईच वन जो आपका डिग्री जो लिया गया 1 डिग्री इंटू 1 डिग्री, तो वो भी सब डिवाइडेड होता है 16 इक्वल पार्ट्स में, ठीक है। तो वो उसका जो स्केलिंग होती है 1:50,000 में ली गई है। नाउ जो इसका जो एक्सटेंशन है हर एक शीट का, दैट इज एक्चुअली योर 15 ऑफ लैटिट्यूड एंड 15 ऑफ योर लॉन्गिट्यूड, ठीक है। यहाँ पर जो नंबरिंग की गई है आपकी 1:16 में की गई है, ठीक है। तो कोई भी अगर सपोज करो मैंने 45D और 10 लिया हुआ है, वो रीजन आपका कहाँ पर लाई करता है वो आपने अभी ऊपर इंडिया का देखा है यहाँ पर, ठीक है। तो उसका जो डिमार्केशन है उस टोपोशीट का उस तरीके से वहां पर दिया जाता है। ऑलराइट, जैसे यहाँ पर है आपका, ठीक। तो जो भी रीजन यहाँ पर फॉल कर रहा होगा वहां की टोपोशीट का नंबर ये दे दिया जाएगा। ऑलराइट, तो यहाँ पर आप देख सकते हो इजीली जो नंबर 41A बाय जो 15 दिया हुआ है, दैट इज रिप्रेजेंटिंग योर कच्छ डिस्ट्रिक्ट इन दिस वे, द सेम एंड द रेशियो ऑफ दैट रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर इज 1:50,000 here. All right. So in this way we have end up with this lecture. This is all about the geological mapping, ठीक है। उसके अलावा जो भी आपको लेवल एक्सेस करने हैं, लेवल 3 और लेवल 4 के, you can easily register to our website. Okay, so please hit like and do comment if you like it, and thank you so much for watching the video.